नमस्कार, मैं राजन सिंह। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। तो आज कंप्यूटर का ये तीसरा पार्ट है। कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही थी हम लोगों की, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप है। कहने का मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी एक की अनुपस्थिति में कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग हैं जिन्हें हम देख छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, जैसे मॉनिटर, रेडियो, ओएचपी। ओएचपी मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे वीडियो में जो हम कंप्यूटर के 4 भाग पढ़े थे, उसमें से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी के जितने एग्जाम्पल पढ़े थे, वो सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल में आएंगे। अब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते और ना ही इसे हाथों से छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी है जिसे केवल समझा जा सकता है। आइए अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। पहले इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखा जाता था। अभी भी किसी किसी के क्लासिफिकेशन में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को नहीं दिखाया जाता, बस सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही बारे में बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे तीनों को देखेंगे। पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया है। पहला हो गया आपका ट्रांसलेटर और दूसरा हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर का यूज है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रिपल एल मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी भी सूचना या निर्देश को बाइनरी फॉर्म में रीड करता है, मतलब मशीनी भाषा में रीड करता है। मशीनी भाषा का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही वो रीड करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम कोई कमांड देते हैं तो वो सीपीयू तक जाते जाते मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो HLL जो है हाई लेवल लैंग्वेज, वो उसको कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में भेजता है सीपीयू के पास तक, तब वो कंप्यूटर उसको रीड कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। आप फिगर में देख रहे होंगे। व्यवहारिक भाषा में जानिए कि जैसे आप अपने पिताजी से बात नहीं करते हैं, आपको जो कुछ भी कहना रहता है अपने पिताजी से, उसको आप अपनी माँ के थ्रू कहलवाते हैं। तो ऐसे में अगर पिताजी को कुछ बताना होगा तो आप अपनी माँ से कहेंगे और आपकी माँ जाके आपके पिताजी को बताएंगी। ऐसे में आप यूजर हो गए, आपकी माँ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई और आपके पिताजी कंप्यूटर हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी माता उपस्थित नहीं रहती हैं तो आपके पिताजी से आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस इसमें भी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। अब बात अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल की जाए तो विंडोज़ का नाम सबसे पहले आता है। आजकल सभी कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं तो विंडोज़ का ही ओएस पड़ा होता है। विंडोज़ ने बहुत सारे वर्जन निकाले हैं, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 97, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, मिलीनियम, एक्सपी, एनटी, 2003, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और वर्तमान में जो प्रचलित है ये विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 को याद रखेंगे, वर्तमान में विंडोज़ 10 का यूज किया जा रहा है। सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल अधिकतर मोबाइल फ़ोन्स में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वे सॉफ्टवेयर जिनसे कंप्यूटर के चलने या न चलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को सुविधा देने हेतु बनाए गए हैं।
कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का उदाहरण ले लीजिए। जैसे मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, तो बिना एंड्रॉयड के आप मोबाइल का कोई भी फीचर यूज़ नहीं कर सकते हैं, मोबाइल ऑपरेट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लिए व्हाट्सअप आपके मोबाइल में नहीं है, फिर भी आप मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना व्हाट्सअप के आप मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, अन्य फीचर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना ओएस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम मोबाइल ही नहीं यूज़ कर सकते। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है। इसके होने या ना होने से कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं आती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फ़ोटो एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप, लेटर टाइप के लिए एमएस वर्ड, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डाटा शीट क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट, और मोबाइल सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टा हुआ, कोई ब्राउज़र हुआ जैसे मोज़िला हुआ, क्रोम हुआ, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देख लेते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाया गया है। कहने का मतलब वायरस से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एंटीवायरस। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एंटीवायरस। तो पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि वायरस क्या है। वायरस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिप कर सकता है। अनुलिप का अर्थ हुआ कि दूसरी प्रति अपनी क्रिएट कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना परमिशन के भी ये संक्रमित कर सकता है। उपयोगकर्ता को इसका पता तक नहीं चलता और उपयोगकर्ता जान भी नहीं पाता कि हमारा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो अपनी दूसरी प्रति स्वयं क्रिएट कर सकता है, दूसरी प्रति अपनी स्वयं बना सकता है और उपयोगकर्ता के बिना परमिशन के ही एक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता तक नहीं चलता है। दूसरी भाषा में देखें तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अब देखते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस कैसे प्रवेश करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस तभी पहुंच सकता है जब हम वायरस युक्त कंप्यूटर में कोई डिवाइस, जैसे पेन ड्राइव हुआ, डीवीडी हुआ, सीडी हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ इत्यादि, इनमें से कोई डिवाइस जब हम संक्रमित युक्त कंप्यूटर में लगाते हैं और उसी डिवाइस को फिर हम ऐसे कंप्यूटर में लगाते हैं जिसमें वायरस ना हो, तो वो भी संक्रमित हो जाता है। अगर व्यवहारिक भाषा में जाने तो आप कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो, उसका मास्क किसी ऐसे व्यक्ति को लगाया जाए जो कोरोना से संक्रमित ना हो, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मास्क है वो पेन ड्राइव का काम करेगा। स्पाईवेयर वायरस और मैलवेयर वायरस, ये दोनों वायरस के प्रकार हैं। स्पाई मीन्स होता है जासूसी, तो ये जासूसी के उद्देश्य से बनाया जाता है। कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये बनाया जाता है। इसमें पहला हम लोगों ने एंटीवायरस पढ़ा, फिर उसके बाद एंटी स्पाईवेयर जैसे हम लोगों ने वायरस को पढ़ा था स्पाईवेयर वायरस, तो उसकी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस आता है। फिर एंटी मैलवेयर वायरस, तो ये मैलवेयर वायरस के लिए होता है एंटी मैलवेयर वायरस जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। बात अगर सॉफ्टवेयर की जा रही है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही ऐप के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था और किस अधिनियम के तहत किया था, आइए जानते हैं। भारत ने हाल ही में जिस चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था उन पर सुरक्षा और भारतीय यूजर के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। बैन की गई ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो चैट मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीनी ऐप्स पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेक्शन 69A के तहत लगाया गया है। इसको यहाँ से याद रखेंगे। साथ साथ जो 59 ऐप बैन हुए हैं उसका नाम भी एक बार देख लेंगे। अभी हाल ही में कुछ और ऐप को बैन करने की बात चल रही है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदुओं को आइए देख लेते हैं। पहला है डेस्कटॉप या विंडोज़। डेस्कटॉप या विंडोज़ के बारे में हम लोग पहले ही सॉफ्टवेयर में पढ़ चुके हैं।
आइए फिर से देख लेते हैं। विंडोज़ का पूरा नाम MS विंडोज़ अर्थात माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इसको याद रखेंगे। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। MS विंडोज़ का पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 को आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर भी कहा जाता था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन हैं। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि MS विंडोज़ क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि MS विंडोज़ का पहला संस्करण कब आया। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला आपका है GUI। GUI को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला, लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या है? जब एक CPU से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जुड़े हों तब लॉग ऑफ से सारे कंप्यूटर बंद नहीं होते, अर्थात दूसरे उपयोगकर्ता लॉग ऑन की स्थिति में रहते हैं। अगला हमारा है टर्न ऑफ या शट डाउन। टर्न ऑफ या शट डाउन सभी जानते हैं, यह सिस्टम को बंद करता है। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। अगला हमारा है रीस्टार्ट या रीबूट। ये सिस्टम मोबाइल में भी होता है। सिस्टम को इस प्रकार बंद करना कि वह स्वतः दोबारा स्टार्ट हो जाए, उसको हम रीस्टार्ट या रीबूट के नाम से जानते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या है? ये किसी कमांड को पूरा करते समय प्रयुक्त होते हैं, जिन पर ओके, कैंसिल एवं अप्लाई बटन होते हैं, जिसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। आइकन। आइकन क्या है? डेस्कटॉप पर उपस्थित छोटी छोटी तस्वीरें जिन पर क्लिक करके हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आइकन कहलाते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। पॉइंटर क्या है? माउस के निशान को पॉइंटर कहते हैं। टास्क बार क्या है? चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी होती है जिस पर स्टार्ट बटन होता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। अगला हमारा है स्टार्ट बटन। अभी आपने देखा स्टार्ट बटन कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह आपका स्टार्ट बटन है, चित्र में दिख रहा है आपको। क्लोज बटन, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है रिसाइकल बिन। डिलीट की गई फाइल को दोबारा से लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं और गलती से हमसे कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है, तो उसको हम रिसाइकल बिन में जाके रिस्टोर कर सकते हैं। अगला है टाइटल बार। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है वह खुली हुई फाइल की टाइटल दिखाती है। टाइटल बार पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज बटन भी होते हैं। चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह है आपका मिनिमाइज बटन, यह है आपका मैक्सिमाइज बटन, यह है आपका क्लोज बटन। इसके बारे में आगे देखते हैं। मिनिमाइज बटन क्या है? किसी भी प्रोग्राम में स्क्रीन छिपाने के लिए होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम हम ओपन किए हैं तो मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके उसको हम हाइड कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन, किसी प्रोग्राम की विंडो साइज कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए कीबोर्ड की कुछ बची हुई कीज को देख लेते हैं। कुछ मुख्य टाइपिंग कीज और उनका उपयोग। पहला है आपका टैब की। टैब की का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे उपयोग हैं। टैब की का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है। टैब बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है जो बाएं तरफ स्थित होता है। कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या है? इस बटन का उपयोग सभी लेटर को अपर केस मीन्स बड़ा में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक की ऑन होता है तो लेटर अपर केस में लिखे जाएंगे और जब कैप्स लॉक की ऑफ होता है तो लोअर केस में लिखे जाएंगे। ये आपका अपर लेटर है, अपर केस लेटर, और ये आपका है लोअर केस लेटर। शिफ्ट कीज। शिफ्ट की का क्या उपयोग है? शिफ्ट की का उपयोग लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी किसी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड में कुछ बटनें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर नीचे 2 अक्षर छपे होते हैं, उसमें से ऊपर वाला अक्षर लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला हमारा है स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है। हम लोगों ने पहले ही इसको पढ़ा था। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है इंटर की। इंटर की को मुख्य की के नाम से भी जानते हैं, मीन्स इंटर की को हम मेन की कहते हैं। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, टाइप करते समय हमको नेक्स्ट लाइन में जाना रहता है तो इंटर की प्रेस करके हम अगली लाइन में चले जाते हैं।
जब इंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन में शुरुआत में चला जाता है। इंटर की ओके बटन का भी कार्य करती है। अगला हमारा है बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे के तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग तरह का यूज होता है। कुछ मुख्य कंट्रोल कीज और उनके उपयोग। पहला है ESC की। ESC की का यूज वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। ESC की का पूरा नाम होता है एस्केप कीज। अगला आपका है CTRL की, कंट्रोल की, जिसको हम कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कीबोर्ड में शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। ALT कीज, ALT की जिसको हम कहते हैं, इसको हम अल्टर की भी कहते हैं। इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। विंडोज़ लोगो की, इस की का यूज स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज और उनके उपयोग, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शॉर्टकट कीज, Ctrl+A मीन्स कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। Ctrl+B का प्रयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+P ओपन द प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए। Ctrl+S का प्रयोग क्यों किया जाता है? सेव द ओपन डॉक्यूमेंट। Ctrl+U का प्रयोग क्यों किया जाता है? अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+V का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। Ctrl+W का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्लोज द करेंटली डॉक्यूमेंट। Ctrl+X का प्रयोग क्यों किया जाता है? कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+Y का प्रयोग क्यों किया जाता है? रीडू के लिए। Ctrl+Z का प्रयोग क्यों किया जाता है? अंडू के लिए। तो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं, और कोई भी वर्ड या लेटर जो हमको मोटा करना हो उसके लिए Ctrl+B मीन्स बोल्ड का प्रयोग करते हैं। Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C कॉपी जानते ही हैं। Ctrl+P ये प्रिंट कमांड के लिए होता है। Ctrl+S किसी भी चीज़ को जो ओपन है डॉक्यूमेंट उसको सेव करने के लिए Ctrl+S हो गया। Ctrl+U अंडरलाइन, नीचे जो रेखा खींची जाती है किसी वर्ड के नीचे, तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके नीचे हमको जब अंडरलाइन करना होता है तो Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, जो हम कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार Ctrl+W आपका हो गया क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है। Ctrl+X का प्रयोग होता है कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट रहते हैं उसको कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। एक तरह से Ctrl+X का प्रयोग करने के बाद ऑटोमेटिक टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, फिर उसको हम कहीं पेस्ट कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में वो जहाँ होता है जिस लोकेशन से, वहाँ से कट हो जाता है। Ctrl+Y का प्रयोग रीडू के लिए करते हैं, और Ctrl+Z आप अंडू जानते ही हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है इंटरनेट। इंटरनेट के जनक विंटन गैरी सर्फ को माना जाता है। हालांकि इसके परिप्रेक्ष्य में कई अन्य नाम आते हैं, जैसे रॉबर्ट ई कान, लियोनार्ड क्लेनरॉक, लेकिन फिलहाल विंटन गैरी सर्फ को ही आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का अंतर्जाल है, इसे अंतर्जाल भी कहा जाता है, जो वेब सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई। अब इंटरनेट के बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं इस प्रकार से कि उनमें सूचना का आदान प्रदान हो सके, तो वह एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब देखते हैं नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से ये बनता है कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है वैन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लैन या मैन या वैन का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इसमें सबसे कम दूरी का या सबसे ज़्यादा दूरी का कौन सा होता है। तो लैन जो है आपका ये सबसे कम दूरी का नेटवर्क है, और वैन जो है ये सबसे अधिक दूरी का नेटवर्क है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की गई कंप्यूटर नेटवर्किंग को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन का प्रयोग कार्यालयों, विद्यालयों एवं इमारत में स्थित किसी भी उद्योग में कर सकते हैं। दूसरा आपका है मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको याद रखेंगे। एक व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नेटवर्क जो एक महानगर के अनेक इमारतों के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। कहने का मतलब एक शहरी सीमा के भीतर
ये कार्य करता है। अगला है वैन। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। किसी एक विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। कहने का मतलब यह विभिन्न देशों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका ही टोपोलॉजी कहलाता है। अब टोपोलॉजी के प्रकार में पहला प्रकार है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? एक तार जिसे बैकबोन कहा जाता है के माध्यम से सिस्टमों को श्रृंखला क्रम में जोड़ना बस टोपोलॉजी कहलाता है। ये आप फिगर में देख पा रहे हैं किस तरह से जोड़ा गया है। यदि बैकबोन खराब हो जाती है तो सारे सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। डेटा का ट्रांसफ़र धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर एक का डाटा 4 के पास भेजना है तो वह पहले 2 व 3 से होकर जाएगा। दूसरा आपका है स्टार टोपोलॉजी। जब नोड सिस्टम आपके साथ जुड़े हों तो वह स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। आप फिगर में देख सकते हैं। यदि किसी सिस्टम में खराबी आती है तो अन्य किसी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें हब कंप्यूटर का शक्तिशाली होना आवश्यक है। हब की ज़रूरत नोड को जोड़ने के लिए होती है। फिगर में आप देख रहे हैं। अगला आपका है रिंग टोपोलॉजी। सिस्टमों को छल्ले की आकृति के रूप में जोड़ना ही रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। रिंग टोपोलॉजी की मेन बात ये होती है कि रिंग टोपोलॉजी में किसी एक नोड के खराब हो जाने की स्थिति में पूरा नेटवर्क रुक जाता है तथा किसी भी नए कंप्यूटर को जोड़ना आसान नहीं होता है। इसमें ये उसका फिगर आप देख लीजिए। अगला है आपका मैश टोपोलॉजी। प्रत्येक सिस्टम का बाकी सभी सिस्टमों से संबंध स्थापित करना मैश टोपोलॉजी कहलाता है। ये मैश टोपोलॉजी का इमेज है। नेटवर्किंग सिस्टम पेचीदा होगा परंतु विश्वसनीय होगा। अगला आपका है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ा जाए तो वह हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का इमेज ये है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? इसमें एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखा की तरह जुड़ी होती हैं। इसमें रूट नोड सर्वर की तरह काम करती है। अगला पॉइंट है हमारा WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक टिम वर्नर्स ली माने जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है विश्व भर में फैला कंप्यूटर नेटवर्कों का जाल। ये दोनों पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब अगला है हमारा इंटरनेट कनेक्शन हेतु आवश्यक चीज़ें। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पहला नाम आता है ISP। ISP का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। ISP मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट कनेक्शन हेतु हमें ISP से संपर्क करना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी संस्था है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL, आपका ये सब जो है नेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। अब ISP के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ के कर्मचारी आके आपके घर, आपके कार्यालय, आपके विद्यालय, जहाँ भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी वहाँ पे आके एक हार्डवेयर स्थापित कर देंगे। वो हार्डवेयर आपका मॉडेम कहलाता है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो डाटा का संचारण करता है। मॉडेम से एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि मॉडेम को हम इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में रखते हैं। हमने ISP से संपर्क किया। ISP ने हमारे कार्यालय, घर, जहाँ भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता थी वहाँ पे लाके मॉडेम स्थापित कर दिया। अब हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, परंतु हम इंटरनेट पर तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो, और वो सॉफ्टवेयर है आपका ब्राउज़र। अब ब्राउज़र देखते हैं। ब्राउज़र है क्या? ब्राउज़र के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर कार्य करते हैं। बिना ब्राउज़र के किसी भी वेबसाइट को ओपन करना संभव नहीं है। ब्राउज़र विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख ब्राउज़र नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला हो गया आपका गूगल क्रोम, दूसरा आपका दिया है मोज़िला फायरफॉक्स, तीसरा दिया है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर के नाम से भी इसको जानते हैं, और चौथा आपका दिया है ओपेरा मिनी। इसको मोबाइल में मोस्टली यूज करते हैं। पांचवा आपका ये चाइनीज़ है UC ब्राउज़र, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है। इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं ब्राउज़र से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें 3 ऑप्शन आपका ब्राउज़र का रहेगा, एक ऑप्शन उसमें सर्च इंजन का डाल देगा। तो आपको पहचानना रहेगा कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन आपका दे देगा गूगल क्रोम, दूसरा दे देगा मोज़िला फायरफॉक्स, तीसरा दे दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा आपका गूगल हो गया। तो आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा इसमें से ब्राउज़र नहीं है। ऐसे ही सर्च इंजन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा सर्च इंजन होता है, कौन सा ब्राउज़र होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, उसको आप जानते रहिए।
अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, ब्राउज़र भी आ गया है, हम इंटरनेट पे कार्य करने में सक्षम है। परंतु यहाँ पर फिर एक समस्या आती है, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी वेबसाइट पर जाना है। कहने का मतलब हमें ये तो पता है कि हमें कौन सा कार्य करना है, लेकिन उस कार्य हेतु उपयुक्त वेबसाइट कौन सी है, इसके चुनाव हेतु हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होता है आपका सर्च इंजन। अब हम देखेंगे सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइटों को ढूंढने में हमारी मदद करती है। इस वर्तमान में बहुत सारे सर्च इंजन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है वो है गूगल। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन गूगल है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बिंग आपका भी सर्च इंजन में आता है, याहू आपका सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, आस्क ये भी सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। तो इतना कम से कम याद रखेंगे। अब बात अगर इंटरनेट की हो रही है तो इसमें एक शब्द और निकल के आता है, वो है आपका URL। URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है। URL मीन्स होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL है क्या? URL मतलब होता है किसी भी वेबसाइट को एक निश्चित पता मीन्स एड्रेस दिया जाता है, वह है आपका वेबसाइट एड्रेस। प्रत्येक पेज के लिए एक निश्चित एड्रेस होता है, उसे वेब पेज एड्रेस कहते हैं। यही एड्रेस ही आपका URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मीन्स किसी वेब पेज का निश्चित एड्रेस। अब इसके बाद आपका आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है ये भी पूछा जाता है। जैसे पूछेगा आपसे कि वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं, तो वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट कहते हैं, क्योंकि पेजों बहुत ढेर सारे पेजों के मिलने से ही वेबसाइट का निर्माण होता है। अब वेब पेज, वेबसाइट, URL को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये है क्या। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने ब्राउज़र की सहायता से फेसबुक की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया। अब आपको इसमें होम, प्रोफाइल, मैसेज, नोटिफिकेशंस, विभिन्न प्रकार के लिंक दिख रहे हैं। इसकी सहायता से हम अलग अलग पेजों पे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के पेजों के समूह से ही वेबसाइट का निर्माण होता है, ये पूछा जाता है। और एक बात, जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है, तो किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है, इसे प्रथम पेज भी कहते हैं। जब हम ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो सर्वप्रथम हमें होम पेज पे ही ले जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब ये देखिए, ये पूरा आपका URL कहलाता है, लेकिन जैसे ही हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपका चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर पेज का अपना अलग अलग URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस होता है। और ये जो आपको दिख रहा है HTTPS, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब देखते हैं DNS मीन्स डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या है? डोमेन नेम एक ऐसा नामकरण है जिसमें हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट की बात करें तो सभी बैकग्राउंड में किसी न किसी IP एड्रेस का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो IP एड्रेस में न्यूमेरिकल एड्रेस है जो ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट में कहाँ वो वेबसाइट अवेलेबल है। और ये जो आपका है डोमेन नेम, ये कई तरह का होता है। इसमें से कुछ प्रमुख, पहला है आपका TLD टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। तो इसके अंतर्गत कुछ हैं एक्सटेंशन, इसको आप देख लीजिए। पहला है आपका .com। जैसे .com है तो वो कॉमर्शियल के लिए यूज होता है। .org है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। .net है तो वो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। .gov है तो वो गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। .edu है तो एजुकेशन के लिए यूज होता है। .name है तो नेम के लिए यूज होता है। .biz है तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज होता है। .info है तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। दूसरा आपका आता है CTLD मीन्स कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इसमें पहला आपका हो गया, जैसे .us है तो यूनाइटेड स्टेट का हो गया, ये .in है तो आपका इंडिया का हो गया, .ch है तो स्विट्ज़रलैंड का हो गया, .cn है तो चाइना का हो गया, .ru है तो रूस का हो गया, रसिया। अगला टॉपिक है हमारा मेल या ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसके जनक रे टॉमलिंसन हैं। ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क मीन्स इंटरनेट के जरिए संदेश भेजने व प्राप्त करने का एक साधन है। वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें से पहला नाम आपका आता है जीमेल इसलिए क्योंकि जीमेल सबसे ज़्यादा चर्चित है और वर्तमान में जीमेल सबसे ज़्यादा प्रयोग में
प्रयोग में लाया जा रहा है। तो जीमेल क्या है? जीमेल एक ईमेल सर्विस है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है। यह एक फ्री सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके हम और आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर मेल कर सकते हैं। मेल भेजने के लिए हमें कंपोज मेल पर क्लिक करना पड़ता है। मेल के साथ किसी भी प्रकार का फाइल डॉक्यूमेंट भेजना रहता है तो हम उसे अटैचमेंट में जाके ऐड करते हैं। और यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जब हम कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको सीसी और बीसीसी दो ऑप्शन मिलते हैं। मोस्टली इसका इस्तेमाल कंपनीज करती हैं जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक साथ मैसेज करती हैं, और इसका अलग अलग फ़ीचर होता है। सीसी का अलग फ़ीचर होता है, बीसीसी का अलग फ़ीचर होता है। तो बस आपको इतना जानना है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बस आप इतना जानते रहिए, बाकी डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। बग क्या है? एक सॉफ्टवेयर बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एक त्रुटि, दोष, विफलता है। कहने का मतलब बग एक तरह का कंप्यूटर एरर है। बग को दूर करने के लिए डीबग का इस्तेमाल किया जाता है। स्पैम क्या है? अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है या थोक में भेजा जाता है। स्पैम आज हर जगह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी स्पैम का ऑप्शन होता है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं तो मैसेज में आपको स्पैम का ऑप्शन मिलेगा। स्पैम मैसेज एक ऐसा अनचाहा मैसेज होता है जिस पर क्लिक करने के बाद या जिसे फॉलो करने के बाद हमें हैकिंग जैसा खतरा रहता है, इसलिए उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका यूज़र नेम होता है, जो दूसरे पार्ट डोमेन नेम से @ के द्वारा अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, जैसे यूज़र नेम में आपका लिखा है RAJANSINGHRSS, ये आपका यूज़र नेम हो गया। फिर @ के द्वारा अलग किया गया है। उसके बाद आपका gmail.com जो लिखा है ये आपका डोमेन नेम हो गया। जैसे अगर याहू यही प्रोवाइड करती तो @ के बाद आपका yahoomail.com हो जाता, लेकिन ये गूगल का है तो gmail.com है। और इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर में ही होते हैं। मींस जो आपका RAJAN का R स्टार्टिंग है ये स्मॉल लेटर से ही हमेशा स्टार्ट होगा और बाकी के सभी अक्षर इसमें स्मॉल लेटर में ही होंगे। ईमेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी, तो पहला आपका जीमेल हो गया, दूसरा याहू हो गया, तीसरा आउटलुक मेल हो गया, फिर चौथा आपका mail.com हो गया। ये सब आपकी मेल प्रदान करने वाली कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इतना कम से कम आप जानते रहिए। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग सेवाओं की। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा के अंतर्गत पहला आपका आता है फेसबुक। फेसबुक क्या है? इंटरनेट पर आधारित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। इस सेवा के माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्र, परिवार और परिचितों से संपर्क बनाए रखते हैं। इसके उपयोगकर्ता विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार गठित किए हुए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक का आविष्कार हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग के द्वारा वर्ष 2004 में किया गया। फेसबुक अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का भी ऑप्शन देता है। अगला है हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप भी सोशल नेटवर्किंग सेवा प्रदान करती है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। व्हाट्सएप के CEO का नाम है क्रिस डेनियल्स। इसके बाद आपका आता है सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत ट्विटर। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक मुफ्त सामाजिक व सूक्ष्म चिट्ठाकारी सेवा है। सूक्ष्म चिट्ठाकारी सेवा से ये आशा है कि जैसे ट्विटर पे जो ट्वीट किया जाता था वो पहले 140 अक्षरों तक का होता था, लेकिन वर्तमान में उसकी सीमा बढ़ा के 280 अक्षरों का कर दिया गया है। ट्विटर के CEO का नाम है जैक डॉर्सी। इसके बाद आपका अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के संस्थापक या CEO का नाम है केविन सिस्ट्रोम। अगला आपका है वेबिनार। वेबिनार से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि कोरोना काल में इसका काफ़ी उपयोग किया गया है। वेब आधारित सेमिनार को ही वेबिनार कहते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकों जैसे VoIP का सहारा लेकर सेमिनार से जुड़े कार्यों जैसे व्याख्या और प्रेजेंटेशन को उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला आपका है एडुसैट। GSAT-3 को भारत में एडुसैट के रूप में जाना जाता है। यह उपग्रह प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा प्रदान करने के लिए बना है। यह भारत का पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। एडुसैट कार्यक्रम सितंबर 2004 में प्रारंभ किया गया था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी के बचे हुए सभी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 में कवर करेंगे। साथ ही साथ पार्ट 4 से हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के
टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।